Hello friends, welcome to your YouTube channel Basic to Hard. So in today's video I'm gonna teach you the chapter 9 of physics class 11th, mechanical properties of solid. This is the fastest revision of that chapter. So let's begin without wasting any more time. So first topic is stress. So restoring force acting per unit area is called stress. जैसे कि हमने एक रबड़ ली, जैसे कि जिसको बांधते वाली रबड़ ली, हमने उसको खींचा तो हमने खींचने पर उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगी। फिर जो उधर जब छोड़ दिया हमने तो जाती है फोर्स, मतलब कि जैसे रबड़ खींच दिया हमने, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, फिर वो अपनी पोजीशन पर वापस जाएगी तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करती है हर यूनिट पर, मतलब कि एक इधर जगह, एक इस वाली रबड़ पर, मतलब कि इधर वाली रबड़, मतलब कि ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, फिर बीच वाली, फिर साइड वाली, मतलब कि पूरी उसी रबड़ पर हर एक जगह एक एक यूनिट पर, उसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वो जब एक्टिंग पर यूनिट एरिया हर यूनिट पर करती है, हर यूनिट हर एरिया पर करती है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल कह लेते हैं हम इसे एसआई यूनिट में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन ए, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सो अब स्ट्रेस के टाइप्स हम देखते हैं। तो देखो, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस का फर्स्ट टाइप है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इफ़ फोर्स इज नॉर्मल टू सरफेस, मतलब कि जब फोर्स 90 डिग्री सरफेस पर लगती है, जैसे कि हमने कोई कार धक्का दे रहे हैं किसी कार को, तो हम 90 डिग्री में ही तो फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी। और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस में क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें आ गया नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। मुझे नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे कि कोई भी हम अगर जो स्ट्रेस लगाते हैं उससे हमें इंक्रीज इन लेंथ मिलती है, तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाए और उसका लेंथ कॉम्प्रेस हो, लेकिन लेंथ दबे, डिक्रीज हो, तो उसे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं। और टेंसाइल फोर्स का मतलब कि कोई अगर जो एग्जांपल हो, तो जैसे कि हमने पेन लिया कैप लगाकर, हमने उसे ऐसा फोर्स लगाया कि पेन की कैप बाहर निकल गई, तो उसे हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। और पेन की कैप भी बाहर, उसको हमने ऐसा फोर्स लगाया कि वो अंदर आ गई, तो उसे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स बोल देंगे। ओके, अब दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेस का, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इफ फोर्स इज टेंजेंशियल टू सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, समझ आ गई डेफिनेशन? इफ फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट क्लास 10th वाला टेंजेंट, जैसे कि ये सर्कल है और इसके बगल में ये है, तो ये टेंजेंट वाला। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि कोई चीज़ पर हमने ऐसे साइड से फोर्स लगाया, फोर्स भी लग गया और साइड भी हमें, और फोर्स भी लगा दिया हमने, तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसे हम शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसमें था रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेस में, और इसमें टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। नॉर्मल स्ट्रेस में था नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स, और इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस है तो इसमें टेंजेंशियल पहले आ गया बस, और रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका फॉर्मूला है। अब एक और स्ट्रेस आता है, वॉल्यूम स्ट्रेस। When force is normal and acting at each and every point of body such that is volume changes of body, then it is called volume stress or bulk stress. When force is normal and acting at each and every point of body such that its volume of body is called normal और बल्क स्ट्रेस, इसको हम बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। अब जैसे कि इसके डेफिनेशन ने क्या बोला, जब फोर्स नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब कि जो 90 डिग्री से फोर्स लग रही हो, फोर्स जब नॉर्मल हो, जो 90 डिग्री से फोर्स लग रही है, और जैसे कि हमने किसी चीज़ पर, मान लो अपना हमने कोई बॉक्स ले लिया, गत्ते का बॉक्स ले लिया, ठीक है, अब वो बॉक्स ले लिया हमने, उस पर नॉर्मल 90 डिग्री वाली फोर्स लगाई, और उस फोर्स को हर पॉइंट पर लगा, उस मतलब कि ऊपर भी, नीचे भी, साइड भी, दाएं भी, बाएं भी, उसी बॉक्स पर। तो उस बॉक्स की वॉल्यूम चेंज हुई, मतलब कि पहले इतना बड़ा था, पहले मान लो 7 सेंटीमीटर का था, और 5 सेंटीमीटर का हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गई 2 सेंटीमीटर की, तो उसे हम बोलेंगे बल्क स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। ओके, बात करते हैं स्ट्रेन की। अब स्ट्रेन क्या होता है? जैसे कि चेंज प्रोड्यूस पर यूनिट डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब जैसे कि देखो, चेंज प्रोड्यूस पर यूनिट डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। डायमेंशन क्या होती है? लेंथ ब्रीथ 2 डायमेंशन, और जो स्ट्रेट लाइन वाली 1 डायमेंशन, या सर्कल 1 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन की जो एक्स वाई और जेड भी उसमें उस ग्राफ में, तो 3 डायमेंशन। तो चेंज प्रोड्यूस पर यूनिट डायमेंशन, जैसे कि किसी भी हमने 2 डायमेंशन का कोई, मान लो कोई चीज़ ले ली, और उस पर हमने चेंज करा, चेंज मतलब कि सॉरी फोर्स लगाया उस पर, तो उसकी वॉल्यूम या चेंज हो गई, लेंथ डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम
तो डिमेंशन उसकी चेंज होगी तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो चेंज प्रोड्यूस पर यूनिट डिमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, अब जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। जैसे कि देखो, अब नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उससे भी था, इससे भी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक स्केल है। पहले स्केल इतनी बड़ी थी, अब फिर हमने उसको फोर्स लगाया तो थोड़ी इंक्रीज हुई इसकी लेंथ। तो जो पहले वाली थी लेंथ उसको हमने बोल दिया एल से इधर डिनोट कर दिया, और जो लेंथ इंक्रीज हुई उसको हमने डेल्टा एल से दिखा दिया। ओके, अब शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। शेयरिंग स्ट्रेन होता है जैसे कि हमने कोई प्लास्टिक का डिब्बा लिया इधर, और उसको हमने नीचे से सीमेंटेड कर दिया, मतलब कि पूरा एकदम से फिक्स कर दिया नीचे से, और फिर उस पर हमने धक्का लगाया। पहले तो एक्स था, फिर उसको हमने धक्का लगाया, एक्स डिस्टेंस पर था, फिर हमने उसको धक्का लगाया, इतना धक्का लगाया कि ऊपर वाला साइड हो गया, हट गया, मतलब कि थोड़ा सा अपने डायरेक्शन से, और नीचे वाला तो फिक्स है ही, तो रहेगा ही फिक्स। तो देखिए ऐसे हो गया, ऐसे। तो डेल्टा एक्स उसकी डिस्टेंस चेंज होगी तो डेल्टा एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन का डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसको हम 5 से भी दिखा देते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 5। जब कुछ ना हो तो 5। दिस स्ट्रेन इज ड्यू टू चेंज इन शेप। ये चेंज इन शेप, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर इसकी शेप भी तो चेंज हुई, इसकी इधर से इधर आ गया, तो ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है। सेम ही है ना वो, तो डेल्टा वी अपॉन में वी। अब इसका मतलब कि डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ पानी में छोड़ दी, कोई भी डिब्बा छोड़ दिया, मतलब कोई 2 डायमेंशनल का डिब्बा छोड़ दिया कोई हमने। अब वो डिब्बा पहले समझ लो कि जहाँ पर ये डॉट 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 लगे हैं, इतना बड़ा था वो डिब्बा, उसमें हम पानी ने भी फोर्स लगा तो पहले इतना छोटा हो गया फोर्स जहाँ पर ये दिख रही है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क स्ट्रेन। ओके, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, मतलब इलास्टिक लिमिट अब क्या होती है, जैसे कि हमने कोई रबड़ ली थी तो उसको रबड़ को हमने खींचा, खूब खींचा, इतना खींच दे कि अब अगर हम छोड़ेंगे तो वो नहीं जाएगी, मतलब कि तब चली जाएगी। उसके बाद हल्का से एक पॉइंट पे अगर जो हमने आगे खींच लिया उस रबड़ को तो जाएगी नहीं, वो टूट ही जाएगी सीधा। तो इलास्टिक लिमिट उसे कहते हैं जितना हमने खींच लिया, जो मैक्सिमम पॉइंट तक हमने खींच लिया कि जिसके बाद वो चली ही जाए, और उसके अगर वो एक पॉइंट पे ज़्यादा खींच ले तो जाए ही ना, रबड़ टूट जाए वहीं पर। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अब स्ट्रेस क्या होता है, पीछे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, स्ट्रेन भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन, ई इंटू स्ट्रेन। अब हमने ई क्यों लगा, क्योंकि हमने ये प्रपोर्शनल का साइन हटा दिया, तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ई क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस भी कहते हैं इसे हम। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कि जैसे कि देखो ये हमने ग्राफ बनाई वाला, अब हमने ये फाई एंगल जैसा बन गया जो हमने बीच की लाइन खींची, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ हो गया। अभी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है तो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होगा, एक लाइन पास हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, जहाँ से फाई एंगल वो थीटा एंगल बना है वहाँ से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ना ओरिजिन से। तो स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, ई होगा। और स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ। जो यहाँ का स्प्रिंग बैलेंस होगा, मतलब जो रबड़ का बैलेंस होगा, स्प्रिंग जो कोई भी चीज़ इलास्टिसिटी वाली चीज़, स्प्रिंग बैलेंस जो वाली चीज़ वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ इन दिस ग्राफ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा जाता है टॉपिक है ये। तो बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। देखो कैसे बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, जैसे कि हमने ये वायर लिया, जैसे ए बी सी डी जैसे वायर था बड़ा सा, तो हमने पहले एक ग्राफ खींचा, जैसे कि ये ऊपर वाला स्ट्रेस का, नीचे वाला स्ट्रेन का। तो अब हमने एक ग्राफ खींचा तो इसमें ए एक पॉइंट दिया, बी एक पॉइंट दिया, सी पॉइंट दिया, डी पॉइंट दिया, ई एक पॉइंट दिया, ठीक है। अब देखो जैसे कि ए तो है प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ का जो ए है ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। इस पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और जो वायर होगा वो मतलब कि दिखाएगा कि हुक्स लॉ है, ओबे करेगा हुक्स लॉ, ठीक है। अब बी तक क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट इन द रीजन ऑफ ए बी द वायर डजंट ओबे हुक्स लॉ, मतलब कि हुक्स लॉ नहीं दिखाएगा जब वो ए बी के रीजन में पहुंचा के ज़्यादा खिंच गया। ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन व्हेन लोड इज रिमूव्ड। अब जैसे कि यहाँ तक बी तक पहुँच गया, तो जैसे हम छोड़ेंगे ऐसे तुरंत ही यहाँ पर आ जाएगा, इस ओरिजिन वाले पॉइंट पर आ जाएगा अपने बी तक, मतलब कि उसको बहुत खिंचाई हो गई। अब बात करते हैं सी की, यहाँ पर जो है सी है बी के बाद,
तो सी एक यील्ड पॉइंट है, इसको में यील्ड पॉइंट कहते हैं सी को। पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी एंड, मतलब कि यहाँ पर अगर जो हम छोड़ देंगे, यहाँ से हम अगर छोड़ देंगे तो इलास्टिसिटी एंड हो चुकी है, मतलब इलास्टिसिटी नहीं लगेगी। हम खींचेंगे, मतलब कि सॉरी, यहीं तक इलास्टिसिटी है, इसके आगे इलास्टिसिटी नहीं, यहाँ से हम खींचेंगे तो चला जाएगा। इससे अगर एक बूंद भी आगे खींच देंगे तो टूट जाएगा वहीं पर ये। तो यहीं पर यही लिखा है, पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी बिगिंस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, मतलब कि जब खींचने से चला जाएगा अपनी जगह पर, वो खत्म हो रहा है अभी ये, और प्लास्टिसिटी जो टूट जाएगा वहीं पर या वैसा ही रह जाएगा, ये शुरू हो रहा है। तो हेंस हियर वायर बिहेव्स लाइक फ्लूइड एंड इट इलोंगेट्स विद टाइम। मतलब कि वायर यहाँ पर फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है। फ्लूइड क्या है, मतलब आप समझ ले वाटर की तरह बिहेव कर रहा है। और ये मतलब यहाँ से प्लास्टिसिटी शुरू हो रही है, ये मतलब कि टाइम के साथ बढ़ता ही जाएगा अगर ऐसे खींचोगे तो। और ये जो है ये अपना ब्रेकिंग पॉइंट है। अब यहाँ से अगर जो हम छोड़ भी देंगे तो ये टूट जाएगा, सीधा सीधा टूट जाएगा। या फिर अगर यहाँ तक हम ले भी गए तो टूट ही जाएगा, उससे पहले ही टूट जाएगा मतलब। तो इसलिए हम इसको ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, ई को। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वायर इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होता है वो मतलब कि जो स्ट्रेस की जरूरत होती है एक वायर को तोड़ने के लिए, उसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं, सिंपल। अब इलास्टिसिटी मॉड्यूली क्या होता है? इलास्टिसिटी मॉड्यूल या फिर यंग्स मॉड्यूलस डिस्क्राइब इलास्टिसिटी मॉड्यूली को हम ई से दिखाते हैं, या यंग मॉड्यूलस डिस्क्राइब टेंसाइल इलास्टिसिटी और टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि इलास्टिसिटी मॉड्यूली डिस्क्राइब टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म along an axis when opposing force was applied along that axis। मतलब क्या, जो इलास्टिसिटी मॉड्यूल होता है डिस्क्राइब करता है टेंडेंसी, क्षमता, एक ऑब्जेक्ट की क्षमता कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स along an axis when opposing force was applied। अब डिफॉर्मिंग फोर्स कहता है खींचने वाली फोर्स, जो हम खींचते हैं इसको डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन एक्सिस अलोंग एन एक्सिस। जो एक्सिस पर है वहाँ पर जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो अपोजिंग फोर्स उसी एक्सिस पर ही लगती है। अपोजिंग फोर्स मतलब कि जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसको अपोज करने वाली फोर्स जो इस साइड से खींचती है वो वाली फोर्स उसी एक्सिस पर लगेगी, अलोंग दैट एक्सिस। और यंग्स मॉड्यूली को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा कैसा होता है, वाई साई होता है, बस इसमें बड़ा होता है डंडा। इसका क्या होता है, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। अब ये कैसे हुआ है, जैसे कि देखो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जैसे कि ये फॉर्मूला आप कहेंगे एफ एल ए डेल्टा एल कैसे आया, तो अब देखिए जैसे कि स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, एफ बाई ए और स्ट्रेन का एल बाई डेल्टा एल। तो एफ अपॉन ए एल बाई डेल्टा एल, ये फॉर्मूला इसका यंग्स मॉड्यूलस का। यंग्स मॉड्यूलस क्या कहते हैं, इफ लोड अटैच्ड टू अ वायर इज एम देन एफ इज इक्वल टू एम जी एंड ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इफ लोड मतलब कोई लोड है अटैच्ड वायर से, उसका मास एम है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी होगा, एफ इज इक्वल टू एम जी होगा, और ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, इसका ये फॉर्मूला है। जैसे इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, बस याद कर लीजिएगा, फिर भी इंपॉर्टेंट तो है ही। अब रिजिडिटी मॉड्यूलस को हम एन से दिखाते हैं। इलास्टिक विद इन, ये क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड रिजिडिटी मॉड्यूलस। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही जो रेशियो होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस का टू शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड रिजिडिटी मॉड्यूल्स। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो रेशियो होगा वो शियरिंग स्ट्रेन के रेशियो होगा। ओके, ये बता रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर ही टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो रेशियो होगा वो शेयरिंग स्ट्रेन का भी होगा, इस कॉल्ड रिजिडिटी मॉड्यूल्स। ओके, अब ये तो आप ऊपर से रिवाइज कर सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन एन इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए थीटा। ओके, सिंपल। ये बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में बल्क स्ट्रेन, के इज इक्वल टू एफ पाई ए स्ट्रेस माइनस डेल्टा वी बाई बी। आप पूछेंगे कि माइनस कैसे बताऊंगा, डेल्टा वी बाई बी इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूला को थोड़ा और छोटा करना चाहे तो डेल्टा वी वो माइनस वी अपॉन में डेल्टा वी इंटू एफ अपॉन में, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस इंटू हो जाएगा ना, तो के इज इक्वल टू के बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस पी वी अपॉन में डेल्टा वी। अब यहाँ पर कई बार कहते हैं कि इसका मतलब कि वो दिखाओ कि कैसे होगा, कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, इसका मतलब करेक्ट सीक्वेंस दिखाओ। तो पहले के मतलब बल्क मॉड्यूलस सॉलिड का आएगा, फिर बल्क मॉड्यूलस लिक्विड्स का आएगा, फिर बल्क मॉड्यूलस गैस का आएगा।
और ये नेगेटिव साइन जो मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगा, तो नेगेटिव साइन दिखाता है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम दिखाता है ये, और इंक्रीज इन प्रेशर। ओके ओके, तो यहाँ पर माइनस सी इज इक्वल टू -1/k। सी क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी है, तो सी इज इक्वल टू 1/k। के क्या है, बल्क मॉड्यूलस, तो 1/k कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/बल्क मॉड्यूलस। ओके, अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पोजीशन रेशो क्या होता है, इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। लेटरल कंट्रैक्शन स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन स्ट्रेन। और इसको एक बार लेकिन थोड़ा सा और इसका फॉर्मूला अलग कर सकते हैं, जैसे कि सिग्मा इज इक्वल टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये इसका फॉर्मूला था, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा से इसको दिखाते पोजीशन रेशियो को। अब कोई अगर जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि रिलेशन बिटवीन वाई यंग्स मॉडुलस एंड के मतलब बल्क मॉडुलस, एक सेकंड। हाँ, तो अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, वाई सॉरी गामा एन एंड के, सो इसका रिलेशन क्या होगा, 9/वाई इज इक्वल टू 1/k प्लस 3n। ओके, इसको सीधा सीधा याद कर लेना है बस, और कुछ किसी चीज़ की इसकी जरूरत नहीं है। और एक बात ये आती है, मतलब ये टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, मतलब कि इसको बताता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। जैसे कि जब हम खींचते हैं तो इलास्टिक का होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो जाने का होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी खींचे हुए वायर में इन स्ट्रेच्ड वायर। तो वर्क डन इन स्ट्रेच्ड वायर, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 1/2 इंटू एस स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और वर्क डन को इसमें हम दिखाते हैं ई से, इज इक्वल टू 1/2, या फिर ये इसको बोल सकते हैं, ये कुछ होता है ई होता है, इसको कुछ बोल सकते हैं, सिग्मा उग्मा बोल सकते हैं। इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, या तो ये तो फॉर्मूला है ही, या फिर ई इज इक्वल टू 1 इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, या फिर इसको हम यही बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में 2 गामा, या फिर मतलब कि इससे इस फार्मूले का ये निकलता है जिस्ट, ये जो फार्मूला है स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन में 2 गामा, इस फार्मूले का जिस्ट निकलता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, मतलब कि यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन के बराबर होता है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर जो ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और तब तक न्यू वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय।